Good morning students, welcome you all in our virtual learning classroom. I will teach you inorganic chemistry. So starting with chapter 1 that is metal ligand bonding in transition metal complexes. तो हम सबसे पहले इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. दैट इज लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, crystal field splitting in octahedral, tetrahedral and square planar complexes and factors affecting the crystal field parameters. तो सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो इसका डिटेल्ड कंसेप्ट था वो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का. तो इसका थोड़ा रिकैप देख लेते हैं. दैट दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लाइनस पॉलिंग. लाइनस पॉलिंग ने इस थ्योरी को दिया था और ये थ्योरी ने मेनली फोकस किया था कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, यानी कि कोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस पर की हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्रिकल शेप्स जो थी इस थ्योरी से हम सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए थे. लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी. इसकी लिमिटेशंस की वजह से ही हमें दूसरी थ्योरी पढ़नी पड़ी, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो जो इसकी लिमिटेशंस थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो क्या है कि कलर एंड स्पेक्ट्रा जो है कॉम्प्लेक्सेस का उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. कलर एंड स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि क्यों हमारे कॉम्प्लेक्सेस का डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे ब्लू, पिंक, ग्रीन. तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. सेकेंड लिमिटेशन इज दैट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स. देखिए, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी वो भी उतनी ज्यादा होगी. तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालते हैं दैट इज आवर कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट. और जो मेजर्ड मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट है. तो जो कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट्स के बीच का डिफरेंस है वो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. जो इसका तीसरा लिमिटेशन है वो ये कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कैसे करती है ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. फोर्थ डिफरेंस इज लिमिटेशन इज इट डू नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्सेस. ये स्टेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हैं, क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस कम स्टेबल हैं, क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल ही नहीं है. ये फिफ्थ लिमिटेशन, ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों लेबाइल हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट क्यों हैं, ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. सिक्स्थ लिमिटेशन कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड्स हैं, जिनका कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो टेट्राहेड्रल क्यों है या वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्यों अडॉप्ट करते हैं, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. सेवेंथ डिफरेंस इज दैट, लिमिटेशन इज दैट कि ये इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हमारे कैसे बनते हैं, यानी कि कैसे कोई कॉम्प्लेक्स हमारा हाई स्पिन है, क्यों कोई कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस क्या हैं? दैट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, the difference between the measured and calculated magnetic moments, why magnetic moment values varies with temperature, the relative stabilities of the complexes, why some complexes are labile while others are inert, the coordination number 4 compounds are tetrahedral or square planar, and how inner orbital and outer orbital complexes are formed, that is how high spin and low spin complexes are formed. ये इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. तो इसी वजह से हमें जो नेक्स्ट थ्योरी की जरूरत पड़ी जो इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर रही है दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये बेथ एंड वैन ब्लैंक ने दी थी. इस थ्योरी को हम आयनिक कंपाउंड्स पर अप्लाई करते हैं, इसी वजह से हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नाम दिया. सो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बेथ एंड वैन ब्लैंक. थ्योरी अप्लाइड टू आयनिक कंपाउंड्स, सो इट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो ये थ्योरी जो है इसने कुछ अजम्पशंस लिए हैं, ये अजम्पशंस पर बेस्ड हैं. तो इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के वो हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज आयनिक लिगेंड्स. लिगेंड्स, आयनिक लिगेंड्स मतलब जिनके ऊपर चार्ज, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हो, या न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे कि हमारा
वाटर है, अमोनिया है, दैट आर न्यूट्रल लिगेंड्स, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आयनिक लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, Cn नेगेटिव हो गया। तो ये जो हमारे आयनिक या न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इसको इस थ्योरी ने पॉइंट चार्जेस की तरह कंसिडर किया था। सो आयनिक लिगेंड, whether they are negatively charged ligands or the neutral molecules such as water, ammonia are regarded as point charges. अगर हमारा लिगेंड न्यूट्रल है तो जो उसका नेगेटिव एंड होगा डाइपोल का, वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंट्रल पॉजिटिव मेटल आयन। तो जो इनको इसने पॉइंट चार्जेस की तरह कंसिडर किया था, और जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनका जो नेगेटिव एंड है डाइपोल का, दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल पॉजिटिव मेटल आयन। Geometry and shape of the complex is decided by the number of ligands and their arrangement around the central metal ion। कि जो ज्योमेट्री क्या है, कॉम्प्लेक्स की शेप क्या है, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, बाय द नंबर ऑफ लिगेंड्स और उनके अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड इज 100% आयनिक इन नेचर। These are few assumptions of the crystal field theory। सबसे पहले assumption क्या है कि उसने कॉम्प्लेक्सेस को क्या कंसिडर किया है, दैट 100% आयनिक कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कंसिडर किए हैं। और जो आयनिक लिगेंड्स हैं, चाहे वो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड हों या हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हों, उनको उसने पॉइंट चार्जेस की तरह कंसिडर किया है। अगर हमारा कोई लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड का जो नेगेटिव एंड होगा वो ही सेंट्रल मेटल आयन की तरह अट्रैक्टेड होगा। और तीसरा ये कि ज्योमेट्री और शेप जो है कॉम्प्लेक्स की, वो हम डिसाइड करेंगे कैसे, बाय द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड देयर अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड इज 100% आयनिक इन नेचर। कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स होगा उसका नेचर क्या होगा, वो आयनिक नेचर की होगी। फोर्थ assumption इज दैट कि अगर कोई हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है तो जो उनकी इंट्रैक्शन होगी बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड, तो हम उसको आयन आयन इंट्रैक्शंस कहेंगे। कहने का मतलब जैसे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हमारा Cl नेगेटिव था, OH नेगेटिव था, Cn नेगेटिव था, उसकी अगर मेटल आयन के साथ इंट्रैक्शन हो रही है तो हम ऐसे इंट्रैक्शन को क्या कहेंगे, आयन आयन इंट्रैक्शन कहेंगे। अगर कोई हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो उसकी इंट्रैक्शन को हम मेटल आयन और न्यूट्रल लिगेंड की इंट्रैक्शन को क्या कहेंगे, आयन डाइपोलर इंट्रैक्शन कहेंगे। जो बॉन्डिंग है हमारी, दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड। और इन कॉम्प्लेक्सेस देयर आर द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो इसके कुछ assumptions हैं, इन assumptions को हम दोबारा से देखते हैं कि जो आयनिक लिगेंड्स हैं, चाहे वो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड हों या हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हों, उनको हमने पॉइंट चार्जेस कंसिडर किया था। अगर हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका जो नेगेटिव एंड होगा लिगेंड का, वो ही सेंट्रल पॉजिटिव मेटल आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो ज्योमेट्री और शेप है कॉम्प्लेक्स की, उसको हम किन बेसिस पर डिसाइड करेंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड देयर अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड है, दैट इज 100% आयनिक इन नेचर। In case of negatively charged ligand, जो interaction between metal ion and ligand है, उसको हम ion ion interaction बोलते हैं। अगर neutral ligand present है, neutral ligand और metal ion की interaction को हम ion dipolar interaction बोलते हैं। जो bonding metal और ligands के बीच में है वो 100% ionic है, यानी कि purely electrostatic bonding है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होने की वजह से दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इन दीज कॉम्प्लेक्सेस देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर प्रेजेंट। वन फोर्स इज बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड। जो एक फोर्स होगा वो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में होगा, और जो दूसरा फोर्स होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल कैटायन इन द d orbitals। There are the two type of electrostatic forces are present. One force is present between the metal ion and the ligand. Metal ion और ligand के बीच में एक force है, और दूसरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है जो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में प्रेजेंट है। जो दूसरा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो किस वजह से है, दैट इज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल कैटायन इन द d orbitals। कि जो लोन पेयर लिगेंड के ऊपर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड पे प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन मेटल कैटायन के ऊपर प्रेजेंट है, उनके बीच का
जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे अब इसको एक्सप्लेन हम करें, डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और कोई हमारा जैसे अप्रोचिंग लिगेंड है, लिगेंड के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है, हमने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बोला है। तो दो टाइप के फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। वन इज बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड अदर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, that is between the lone pair of electrons on the ligand and electrons of metal cation in the d orbital। तो जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक d ऑर्बिटल्स की बात की है तो हमें d ऑर्बिटल्स के बारे में पता भी होना चाहिए कि 5 जो d ऑर्बिटल्स हैं मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो डीजनरेट है अगर मेटल आयन फ्री है। मेटल आयन फ्री का मतलब अगर उसने कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं की है, जैसे मान लो मैग्नीशियम Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव के साथ मैंने अभी किसी का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया तो हम उसको बोलेंगे फ्री मेटल आयन। तो उसके अंदर जो 5d ऑर्बिटल्स होंगे वो डीजनरेट होंगे। यहाँ पर जो वर्ड डीजनरेट है इसका मतलब क्या है कि उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, whenever the complex formation takes place, their degeneracy is lost, उनकी डीजनरेसी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो हम आगे देखेंगे कि 5d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं और उनकी शेप क्या क्या है। तो इसकी जो नेक्स्ट assumption है वो ये कि जो ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड आर रेज्ड इन एनर्जी than the orbitals that are away from the ligands, क्योंकि रिपल्शन है d इलेक्ट्रॉन्स एंड द लिगेंड्स के बीच में। तो जो लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स हमारे the orbitals lying in the direction of ligands are raised in energy than the orbitals that are away from the ligands। तो जो d orbitals हैं, जो d orbitals की पोजीशन अगर ligands की तरफ है, अप्रोचिंग लिगेंड्स की तरफ ही d ऑर्बिटल्स ओरिएंट हैं, तो वहां पर क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि इनकमिंग लिगेंड्स भी वहीं से आ रहा है और पोजीशन जो ओरिएंटेशन है d ऑर्बिटल्स की, लोब्स की या पोजीशन ऑर्बिटल्स की पोजीशन वो भी सेम है, एक दूसरे को फेस कर रही है, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और वो d ऑर्बिटल्स जिनकी पोजीशन अप्रोचिंग लिगेंड से दूसरे अवे है तो वहां पर रिपल्शन क्या होगी, कम होंगी। The orbitals lying in the direction of ligands are raised in energy than orbitals that are away from the ligands. This is because of repulsion between the d electron and the ligands। तो जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो मैंने क्या बताया कि डीजनरेट हैं फ्री मेटल आयन के अंदर, और जो उनकी डीजनरेसी है वो लॉस्ट हो जाएगी व्हेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जो ऑर्बिटल्स हैं दैट आर लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स, जैसे डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स का मतलब क्या है, दिस इज माय वन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की डायरेक्शन ये है और जो लिगेंड है वो इसी डायरेक्शन से आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द डी इलेक्ट्रॉन्स एंड द लिगेंड्स। ठीक है, अब जो दूसरा मेरा डी ऑर्बिटल है, मान लो उसकी पोजीशन इस तरफ नहीं है, वो इस तरफ को अलाइंड है, इसके बीच का सर्टन एंगल कुछ और है, 180 का अप्रोचिंग 180 एंगल नहीं है, एंगल इज डिफरेंट। जैसे कि ये मेरा डी ऑर्बिटल है, अप्रोचिंग लिगेंड यहाँ से आ रहा है, तो इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर इनकी रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। जिनकी रिपल्शन कम हो रही है उनकी एनर्जी कम है, जिनकी रिपल्शन ज्यादा, जिनमें रिपल्शन ज्यादा है तो उनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो भी यहाँ पर लिखा गया है द ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स आर रेज्ड इन एनर्जी than orbitals that are away from ligand. This is because of repulsion between the d electron and ligands। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि CFT को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन जो है 5d ऑर्बिटल्स की पता होनी चाहिए। तो जो हमारे 5d ऑर्बिटल्स हैं दैट इज dxy, तो इनकी जो dxy है, इनकी लोब्स देखो बिटवीन x एंड y एक्सिस हैं, dxz, तो हमने x और z एक्सिस ली है, इनकी लोब्स हमारी x और z एक्सिस के बीच में है। dyz उसी तरीके से yz के एक्सिस के बीच में इनका लोब्स है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक्सिस के ऊपर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोब इनके एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। तो जो हमारे ये डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स हैं, देखो ये डायरेक्टली अप्रोचिंग लिगेंड्स
लिगेंड्स हमारे कहाँ से अप्रोच करेंगे, या तो एक्स एक्सिस से करेंगे या वाई एक्सिस से करेंगे, या हमारे लिगेंड्स जेड एक्सिस से अप्रोच करेंगे। तो जो हमारे ऊपर वाले 3 ऑर्बिटल्स लिगेंड्स ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी जो लोब्स हैं वो कोई भी एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है। जब ये एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है तो इनकी रिपल्शन यहाँ पर कम होगी, ये एक्सिस पर प्रेजेंट है इनके लोब्स, तो इनकी रिपल्शन यहाँ पर ज्यादा होगी।